आज की वीडियो में जियो फाइनेंस सर्विस के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के अनाउंस से ही इस इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। वो डेट थी 26 जुलाई 2023 को। जियो जब अनाउंस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो इस अनाउंस के साथ ही लोग इस स्टॉक के ऊपर अपना फोकस और भी बढ़ा लिया है। जिस तरह से मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो को लॉन्च के बाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिस कारण से वो लोगों के दिलों में राज करने लगे हैं, उसी तरह से जियो फाइनेंस सर्विस के थ्रू लोगों को फिर से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेएफएस के बिजनेस के बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बात करेंगे, फिर इसका बिजनेस अप्रोच देखेंगे और लास्ट में इस कंपनी के कंक्लूजन पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं जियो फाइनेंस सर्विस के बिजनेस के बारे में। जियो फाइनेंस सर्विस के बिजनेस देखें तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कंपनी क्या करती है। मार्केट में जो रूमर्स फैला हुआ है वही मोस्टली जानते हैं, कहे तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। हमें यह लगता है कि कंपनी में ये होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, कुछ होगा। क्या होने वाला है अभी ना तो कुछ दिख रहा है, ना ही कुछ क्लियर बताया जा रहा है। जो अभी तो ऐसा है कि कंपनी कहती है कि हम ये चीज़ करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें इस सेगमेंट में काम करते हैं, और कुछ सेगमेंट को इस तरह से अलग किया है। ये कंपनी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट, एनबीएफसी और एसेट मैनेजमेंट में काम करते हैं। ये इन सेगमेंट के थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फिर प्रॉफिट डिलीवर करते रहेंगे। ऐसे ही ये सभी वन बाय वन सेगमेंट के थ्रू ऐड होता जाएगा। और ये कंपनी ज़्यादातर डिजिटल मार्केट में ज़्यादा फोकस है। साथ ही ये डिजिटल इंटरफेस भी बना चाहती है, जिसके थ्रू वो अपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जिस तरह से कोरोना के बाद से डिजिटल की तरफ इंडिया ज़्यादा फोकस हुए हैं, उसको ध्यान में रखकर ये कस्टमर के लिए डिजिटल मार्केट के थ्रू ईजिली सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। और उनका मेन फोकस है कि जो रूरल एरिया में अभी तक फाइनेंशियल सर्विस के लिए ऑनलाइन सर्विस यूज नहीं करते हैं, वो उनको भी टारगेट करके उनके लिए भी इजीली प्लेटफॉर्म बनाने में भी फोकस्ड है। तो इनके इस स्ट्रेटजी को देखकर लगता है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट मेन प्रॉब्लम है कि इनका ना अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो स्टार्टिंग में किस सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट पर वर्क करेंगे, इस पर भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जियो फाइनेंस सर्विस के मैनेजमेंट का कहना है कि ये कंपनी सबसे पहले जियो कस्टमर रिलायंस रिटेल नेटवर्क पर फोकस रहेगी, जिससे कंपनी ईजिली अपने कस्टमर के लिए ये सर्विस ऑफर कर सके, जिससे लार्ज स्केल में कस्टमर को एक्वायर कर सके। और इस कंपनी के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस्ड बिजनेस भी है, जिससे उनके पास लार्ज स्केल एक कस्टमर बेस्ड भी है। और ये कंपनी चीप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी वर्क कर रही है, क्योंकि उनके पास रिटेल नेटवर्क है जिस पर वो ऑलरेडी फोकस्ड भी नजर आ रहे हैं। साथ ही मार्केट में ये भी रूमर्स फैला हुआ है कि जियो फाइनेंस सर्विस एनबीएफसी बनना चाहती है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जियो फाइनेंस सर्विस कंपनी को ये बनने के लिए उनको लॉट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और हम सब जानते हैं कि जियो कंपनी हमारे सर मुकेश अंबानी की है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिनको लेकर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके पास पैसे ही पैसे हैं। अब जानते हैं कि एनबीएफसी क्या होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यह कंपनी बैंक की तरह काम करते हैं, लेकिन ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड बैंक नहीं होते हैं। यह एक फाइनेंस कंपनी होती है जो लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन देता है, इन्वेस्टमेंट लोन देता है, कंपनी लोन देता है, डेवलपमेंट लोन देता है और माइक्रो फाइनेंस लोन भी देता है। अगर जियो को एनबीएफसी में एंटर करना चाहती है तो इस कंपनी के पास लार्ज स्केल में कस्टमर बेस्ड भी है, और इस कंपनी को अपने डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के अदर प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमा, इनका खुद का प्लेटफॉर्म है जो इसके थ्रू भी अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं। अब इस कंपनी के सर्विस देखें तो ये कंपनी इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग जैसे बिजनेस की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ये पेमेंट बैंक की भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखें तो इसका मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ का है। इसका स्टॉक भी 5,750 के आसपास का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 0.19% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.29% का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और इस कंपनी का बुक वैल्यू 180 रुपीज़ का है, जो बहुत ज़्यादा है। और पीवी रेशियो 1.28 का है। और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और इस कंपनी के पास 6,255 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है और 6,764 करोड़ का वर्किंग कैपिटल भी है। करंट में इस कंपनी का सेल्स देखें तो मार्च 2023 में ये कंपनी 43 करोड़ का सेल्स करती है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतना ज़्यादा मार्केट कैप और स्टॉक भी होने के बाद भी उसके सेल्स और नेट प्रॉफिट में उतनी तेजी क्यों नहीं है। तो इस कंपनी का मेन रीज़न है कि ये कंपनी अभी फाइनेंस सेक्टर के बिजनेस में एंटर हुआ है, तो कंपनी में ऑपरेशन भी इनिशिएट नहीं हुआ है। अगर जियो फाइनेंस कंपनी अपने बिजनेस को इनिशिएट कर देती है और उस पर काम करना भी चालू कर देती है, तो मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस सेक्टर में भी भूचाल ला सकती है, जैसे वो जियो के केस में किए थे। या यूँ कहें कि फाइनेंस सर्विस सेक्टर को भी डिस्टर्ब कर सकती है।
जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.77% की होल्डिंग है, जबकि म्यूचुअल फंड्स के पास 4.71% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 9.03% की होल्डिंग है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 21.58% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर की 17.91% की होल्डिंग है। तो जब आप जियो के फाइनेंशियल मार्केट का सिनेरियो देखें तो जो वो प्रोडक्ट दे रहा है उसको देखकर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस में बढ़िया परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के पास 438 मिलियन कस्टमर हैं, जो इसके पास बहुत रिच है और इतना बड़ा कस्टमर बेस होने के कारण उसको अपने प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन और मार्केटिंग के लिए ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। और तो जो लोगों का मुकेश अंबानी के ऊपर बिलीव एंड ट्रस्ट है, जो उन्होंने अपने काम से बिल्ड किया है, वो भी इस कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। फिर उसके पास माई जियो ऐप और जियो सिनेमा भी है, जिनमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे मूवी, स्पोर्ट, टीवी सीरियल, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री दिखाया गया था। और जब अभी अप्रैल में IPL 2023 खेला गया था तो वो भी जियो सिनेमा में फ्री दिखाया गया था। अगर वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड भी रन कर देते हैं तो उनके पास करोड़ों की रिच आ सकती है और इनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी किसी अदर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ फ्री में कर सकते हैं, जिस कारण से इनके मार्केटिंग का रीच भी बढ़ेगा। और तो जो रिलायंस जियो के कस्टमर हैं वो भी इनके ऐड के थ्रू इनके सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल कंपनी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करती रही तो ये कंपनी बजाज फिंसर्व को भी पीछे छोड़ सकती है और फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। बट ये एक ऐसी उम्मीद है जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के साथ कि वो ऐसा काम करेगी। अब इस कंपनी के बिजनेस अप्रोच देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का बिजनेस अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जहां पर वो अपने बिजनेस को पूरे मार्केट में अलग अलग सर्विस में डिवाइड किया है। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट एंड एडवाइजर फाइनेंस सर्विस को भी एक्सपेंड किया है। साथ ही ये रिलायंस रिटेल एंड जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से सर्विस अवेलेबल करती है। अब इस कंपनी के फीचर्स देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस डिजिटल पेमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके जरिए लोग बिना किसी कैश के भी लेन देन को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही ये कंपनी एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिससे लोगों को गाइड करके उनके इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को उनके हिसाब से उनको सर्विस में इन्वेस्टमेंट कराने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा कंपनी कुछ अलग अलग फर्म के साथ वर्क करता है, जैसे जियो पेमेंट बैंक, जियो लाइफ इंश्योरेंस एंड जियो जनरल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स में जियो एंड ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया है। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोडक्ट के साथ फाइनेंशियल सेक्टर में इस्टेब्लिश्ड होना चाहता है। अब इसकी कंक्लूजन देखें तो अभी JFS के बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा होगा, कंपनी अपने प्रोडक्ट पर कैसे वर्क करेगी, ये सब अभी कुछ पता नहीं है। अभी इनका टेक्निकल ग्राफ भी नहीं है और ना तो इनका फाइनेंशियल डेटा है, तो अभी कैसे कह सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। और JFS के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल डेटा क्लियर नहीं है और अभी जो वीडियो में डिस्कशन किया है उसमें भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कंपनी क्या करने वाली है। अभी सब रूमर्स है कि कंपनी ऐसा कुछ करेगी, कब करेगी या कब करने वाली है ये सब कुछ कंफर्म नहीं है। तो अगर आप JFS में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, जब तक इसका डेटा क्लियर नहीं रहता है कि कंपनी एटलीस्ट करना क्या चाहती है, इस कंपनी का विज़न क्या है, और कम से कम 4 से 6 मंथ तक इस कंपनी में नज़र बना कर रखिए, तब जाकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। क्योंकि 4 से 6 मंथ में किसी भी कंपनी के एक्चुअल प्राइस दिखता है और IPO लॉन्च होने से लेकर 4 से 6 मंथ तक कंपनी के रियलिस्टिक प्राइस भी नज़र आती है और पता चलता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तब तक के लिए वेट करिए। तब तक कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताओ कि आपका क्या सोचना है जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।